अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, वैसे तो काफ़ी न्यूज़ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो चल रहा है वो आपको पता ही है कि खालिस्तानियों का इशू चल रहा है। और बहुत ज़्यादा इनकी गुंडागिर्दी बढ़ गई है यूएसए, यूके और कनाडा में। और यहाँ पे एक फैमिली है जो उनके सिख फैमिली है। अब देखें, काफ़ी लोग, मैंने इस पे वीडियो भी लगाई है आधे घंटे पहले, उनका इंटरव्यू किया था। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अरे वो तो कपूर हैं, कपूर है ना, वो सिख नहीं होते। तो भाई साहब, मैं खुद उनके रेस्टोरेंट में गया था। उनका सारा सिखों का जो दाढ़ी और सारी चीज़ें होती हैं वो हैं, बिलीफ है उनका। और प्योर सिख हैं और प्योर प्रो इंडिया हैं, ऑल दो के अफगानिस्तान से हैं। उनका मसला ही शुरू वहां से हुआ था जब उन्होंने खालिस्तानियों के लिए एक वीडियो बनाई थी 8 महीने पहले। और उसमें उनको खोतिस्तान कहा था। उन्होंने कहा खालिस्तान तो हमारे लिए पवित्र है, ये खालिस्तानी भी नहीं है, सिख तो नहीं है, ये खालिस्तानी भी नहीं है, ये खोतिस्तान है। खोती, गधे को खोता कहते हैं ना पंजाबी में, तो ये खोतिस्तान वाले हैं। उनकी बीवी उनके साथ मिलके, उनका हौसला देख के मेरा मेरा भी हौसला बढ़ा। हालांकि मुझे कई दोस्त कह रहे थे कि आरिफ भाई क्यों पंगे में पड़ रहे हो, फिर खालिस्तानी आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो अब आरिफ भाई तो पंगे लेते ही रहते हैं, आरिफ भाई का तो काम ही यही है। सच की दुकान खोली है तो फिर अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। और सच से डर के अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो फिर मकसद नहीं रहता कि आप यूट्यूब चलाएं और अपने आप को एक आप सच का सिपाही कहें। तो मैं तो बोल रहा हूं, और जो मेरे साथ होगा वो देखा जाएगा। और इनके साथ बहुत ही भयानक हुआ है। इनकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उस यूनिवर्सिटी में एक एक ग्रुप में जाके इन्होंने वीडियोस लगाई हैं, फोटोज लगाई हैं उनकी बेटी के बारे में, शर्मनाक हद तक। अच्छा, मेरे साथ तो ये हो चुका है आज से 7-8 साल पहले। पाकिस्तानियों ने मेरी बीवी, मेरी बेटी की फोटोशॉप करके भी फोटोज लगाई थी और मुझे हर्ट करने के लिए। तो उससे मेरा कमिटमेंट बढ़ा था और उनका भी कमिटमेंट बढ़ा है। मैंने कहा आपके बच्चे डरते हैं, तो बोला, मेरे बेटे ने कहा और बेटी ने भी कहा कि पापा अब आपको पीछे नहीं हटना, आपको सच की इस लड़ाई में साबित कदम रहना है और स्ट्रांगली इस लड़ाई को लड़ना है। तो ये है कि हम लोग तो इसमें लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि यूके में रहने वाले, कनाडा, अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को और खास तौर पे सिखों को आगे बढ़ के खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि ये इम्प्रेशन खालिस्तानी दे रहे हैं कि सारे विदेशी सिख हैं ना उनके साथ हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। मैंने परसों तरसों अपनी वीडियो में वो रिपोर्ट लगाई थी जिसमें बताया गया था कि कनाडा में 8 से 10 लाख सिख रहता है, लेकिन 5,000 खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यानी 0.05% सिख जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो बाकी सिख खड़े क्यों नहीं होते? उनका देश है। जब वो क्रिकेट मैच होता है इंग्लैंड में, तो उसमें तो सारे सिख इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और सिखों की पेट्रियोटिज्म पे किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अब उनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि गंद इनके अपने में से लोग कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग निकल के कर फैला रहे हैं। तो उनको इसका जवाब देना होगा, उनको आगे आके हमारे साथ मिलना होगा। और अगर सिख खड़ा नहीं होगा तो फिर ये इम्प्रेशन जाता रहेगा कि सिख भी इनके साथ हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। गुरुद्वारों पे भिंडरांवाला की पिक्चर और टेररिस्टों के पोस्टर लगते हैं, उसके बारे में भी ये बताया हरमन साहब ने कि ये एक्चुअली कुछ गुंडे हैं जिन्होंने गुरुद्वारों पे भी कब्जा किया हुआ है। जैसे आज सुबह ग्लासगो के गुरुद्वारा कमेटी ने भारत के हाई कमिश्नर दोरा स्वामी साहब को दावत दी थी कि आप आएं और हमारे साथ एक मीटिंग करें। जब वो गए तो ग्लासगो गुरुद्वारा से पहले खालिस्तानियों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया, उन पर हमला किया गया और उनको मजबूर किया गया कि वो वापस जाएं। अब ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये याद रखिएगा कि एक एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जो होता है ना, वो उस कंट्री में भारत का सबसे बड़ा नुमाइंदा होता है, यानी एक तरह से प्राइम मिनिस्टर होता है। वो वहाँ अपने कंट्री की रिप्रेजेंटेशन करता है। जब हाई कमीशन ही अगर
सेफ नहीं है, तो बाकी सबका आप क्या वो करेंगे? तो इसके लिए आगे बढ़ के सिखों को, हिंदुओं को, विदेश में रहने वालों को एक यूनाइटेड एफर्ट करनी होगी। चुप रहने वाला मामला नहीं है, और उसमें अगर हमने आगे बढ़ के इनको जवाब ना दिया ना, तो बहुत नुकसान होगा देश का। और इससे यह है कि हमें इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना है। देखें, हम लोग पीसफुल हैं। जब मैं लड़ाई कहता हूं तो लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि हम तलवारें निकाल के उनके सामने लड़ने चले जाएंगे, लेकिन हम कम से कम पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल आवाज तो उठा सकते हैं। यूके में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को एटलीस्ट कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे तो बढ़ चढ़ के इसका सपोर्ट करना होगा, और इससे आवाज उठाएंगे, हाईलाइट होंगी। जैसे किसी सिख ने ट्वीट कर दी खालिस्तान के बारे में, तो मैं तो फौरन उसको रीट्वीट करता हूँ और फेसबुक पे रीशेयर करता हूँ, जो भी है। हम सबको आगे बढ़ के इसमें अपना पीसफुल रोल अदा करना होगा, वरना ये एक बहुत ही गहरी ग्लोबल साजिश है, जिसमें वेस्ट के भी डीप स्टेट मिले हुए हैं। भारत को कॉर्नर करने के लिए, भारत को दबाव में लाने के लिए कि वो वेस्ट की पॉलिसीज को परस्यू करे। देखिए, आज सुबह जयशंकर जी ने एक बात कही है, बहुत जबरदस्त बात की उन्होंने। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि हम वेस्ट की टांग खींचना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम वेस्ट की टांग नहीं खींचना चाह रहे। हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें नॉन वेस्ट, वो कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है, उनका भी हिस्सा डालना चाहते हैं। हम उसी को रिफॉर्म करना चाहते हैं। जो आपने वर्ल्ड ऑर्डर दिया है, वो वर्ल्ड ऑर्डर खाली वेस्टर्न कंट्रीज का है, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का। उसमें नॉन वेस्ट कंट्रीज का भी हिस्सा आना चाहिए, और हम उसको रिफॉर्म करके नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना नहीं चाहते, उसी वर्ल्ड ऑर्डर को रिफॉर्म करके इंक्लूसिव करना चाहते हैं, यानी इंडिया उसमें अपना हिस्सा डालना चाहता है। तो यही चीज है। लेकिन अगर वेस्ट की डीप स्टेट इसको मार्जिनलाइज करेगी, इसको कॉर्नर करेगी, तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, और उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। देखें, पाकिस्तान दुनिया का बदनाम तरीन मुल्क है, भिखारी, टेररिस्ट, पता नहीं क्या क्या, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी अपने देश के साथ खड़े हो जाते हैं जो विदेश में रहते हैं। हजारों आदमी प्रोटेस्ट में आते हैं, सोशल मीडिया पे वो अपने टेररिस्ट कंट्री का डिफेंस करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम ये सोच के कि यार हमारी लड़ाई थोड़ी है, तो ये हमारी लड़ाई नहीं है, तो क्या हमारा देश नहीं है क्या? अगर हमारा देश है तो हमें इस लड़ाई में आगे बढ़ के हिस्सा डालना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अजीज दोस्तों, बाकी ये है कि अगर आप दूसरे इश्यूज की तरफ भी देखें, तो इस वक्त आर्मेनिया का बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। वो काराबाग जो इलाका है, उसमें अजरबैजान ने हमला करके कई आर्मेनियन मार दिए हैं, और आधे से ज्यादा काराबाग की पॉपुलेशन खाली हो चुकी है, और ये भाग के इधर उधर पनाह ले रहे हैं। और एक जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वो मैं अपनी एक वीडियो में डिटेल्ड, मेरे पास रिसर्च की हुई है, मैंने वो बताऊंगा। इसके अलावा अफगानिस्तान एक काफी आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। इस बच्चों को स्कूल में, लड़कियों को स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा, औरतों के राइट्स के हवाले से। इसके अलावा आदमियों के भी राइट्स, जबरदस्ती दाढ़ी रखवाना और ये सब चीजें। देर आर नो सिविल लिबर्टीज, देर इज नथिंग एट ऑल। ह्यूमन राइट्स के नाम पे वहां पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यह है कि अफगानिस्तान की तालिबान अपने कंट्री को कंसोलिडेट कर रही है, और उनकी करेंसी भी स्ट्रांग हो रही है। और क्योंकि मसला क्या है कि उनकी करेंसी स्ट्रांग होने का, कि इनके कोई खर्चे नहीं है, इनकी इंपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि ये एक सादा जिंदगी गुजारते हैं, और इनकी कोई लग्जरीज नहीं है, कोई वो चीज नहीं है। तो इंपोर्ट नहीं होने से इनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है।
इनकी सरकारी खर्चे नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान की करेंसी, आज रिपोर्ट आई है कि फास्टेस्ट इंप्रूविंग करेंसी ऑफ द वर्ल्ड हो गई है। तो फास्टेस्ट इंप्रूविंग करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इसलिए हो गई है कि भाई साहब वहां पे आर्मी इस वक्त ऑपरेशन कर रही है और मनी चेंजर का काम बिल्कुल बंद हो गया है। छापे पे छापे मारे जा रहे हैं मनी चेंजरों के ऊपर, और वहां से इतने डॉलर निकले। तो अरे भाई, मनी चेंजर के पास से डॉलर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? करेंसी का काम करते हैं ना, तो उनके पास डॉलर तो होंगे ना यार। लेकिन इस तरह करके उनके सारे डॉलर जब्त करके अपना खजाना भर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी करेंसी इंप्रूव हो रही है। अरे करेंसी कहाँ से इंप्रूव होगी जब एलिट को जबरदस्त किस्म के फैसिलिटीज दी हुई हैं और भर भर के एलिट को अमीर किया जा रहा है। पाकिस्तान का अमीर तबका अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब तबका गरीब से गरीब तर हो रहा है। पॉवर्टी लाइन से कहीं नीचे जा चुकी है आधी पॉपुलेशन, और इस वक्त हालात हद से ज्यादा खराब हैं। लेकिन आर्मी है कि चैन की पिपोड़ी बजा रही है, और वो हमारा एक प्राइम मिनिस्टर, पपिट प्राइम मिनिस्टर, जाहिर है पाकिस्तान में सारे प्राइम मिनिस्टर पपिट होते हैं, वो भाई साहब हवाई जहाज लेकर पूरी दुनिया का ट्रिप कर रहा है। कब का निकला हुआ है? पहले पेरिस गया, एफिल टावर की छत पे इसकी बीवी को खाना खाना था, तो 1 लाख रुपए पर पर्सन का रेट है, 300 यूरो। वहां पे पूरी फैमिली को खाना खा खिलाया, एयर हवाई जहाज लेके स्पेशली गया। फिर वहां से अमेरिका गया, 5 दिन अमेरिका में रहा। अमेरिका से वापस आया लंदन, लंदन में 2-3 दिन रहा। सऊदी अरब, सऊदी अरब में उम्रा कर रहा है। या अल्लाह, तुमने मुझे अपनी बारगाह में बुलाया, तेरा शुक्र। अबे अल्लाह ने नहीं बुलाया, आर्मी ने भेजा है। तेरा अल्लाह आर्मी है। अल्लाह क्यों बुलाएगा तुम जैसे चोरों डाकुओं को? अब कल पाकिस्तान में ईद मिलादुन नबी था, 2 बम धमाके हुए। एक तो मेन जुलूस के बीच में हुआ मस्जिद के पास, 60-70 लोग मर गए बलूचिस्तान में। एक केपीके में हुआ, ये भाई साहब सऊदी अरब में बैठा था। अभी भी इसका प्रोग्राम था वापसी पे बीवी बच्चों को लेकर दुबई, क्योंकि किस्मत ने, आर्मी ने मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया था, मैं प्रोटोकॉल अपनी फैमिली को एंजॉय तो करा दूं। जब ये उम्रा कर रहा था, मैं इसकी वीडियो देख रहा था, तो पुलिस ने प्रोटेक्शन के लिए घेरे में इसको लेके उम्रा करा रहे थे। 30-40 लोग थे उस घेरे में। इसका मतलब ये हुआ कि 30-40 लोग अपने खानदान के दोस्तों रिश्तेदारों को लेके गए। अफगानिस्तान का तालिबान ये सब नहीं करता। तो फिर पाकिस्तान गरीब नहीं होगा तो क्या होगा? पाकिस्तान के हालात खराब नहीं होंगे तो क्या होगा? जब आपका जिसको मौका मिलता है लूट मार के अंबार लगा देता है। अरे तुम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, एक एजेंडा है तुम्हारे पास, वो है इलेक्शन कराना, और कोई काम तुम्हें अलाउ नहीं किया गया। आज तक पाकिस्तान में केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आते हैं हर इलेक्शन पे, वो बाहर के दौरे नहीं कर रहे होते। और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप आएगा ना अभी ये 5 तारीख से, ये मैच देखने इंडिया भी जाएगा अपने पूरे खानदान दोस्तों रिश्तेदारों को लेकर, लश्कर लेके। ये मैं आपको बता दूं, आपको इलेक्शन कराना है और इलेक्शन तक लॉ एंड ऑर्डर और लोकल सिचुएशन को कंट्रोल करना है, वो नहीं कर रहा। और उसको पता भी है कि उसमें उसका बेचारे का क्या रोल, क्योंकि सारी चीज तो आर्मी कर रही है। अभी दोस्तों ये है सिचुएशन। मैं समझता हूं कि सवाल जवाब की तरफ जाते हैं, बोलने को तो मेरे पास बेशुमार चीजें हैं। अमित भाई नमस्कार, काफी हफ्तों बाद आपके दीदार हुए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भाई, थैंक यू फॉर सपोर्ट। नमस्ते आरिफ जी, हाउ आर यू? अरे 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 अरे, कहाँ गए? उनका मैसेज तो पढ़ लेते। हाँ, नमस्ते आरिफ जी, हाउ आर यू? ये इंडिया कनाडा यूके का क्या आगे होगा? सब जो पंगे हो रहे हैं इसका क्या होगा? खैर, आपके ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए बहुत अभिनंदन। धन्यवाद अमित अमित भाई। दरअसल देखें, मैंने अभी आधे घंटे पहले एक वीडियो लगाई है, और होगा क्या, होना क्या है। आफ्टर ऑल खालिस्तानियों को इलीगली जो काम कर रहे हैं, तो इनको जवाब तो देना होगा। आज नहीं तो कल कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड को एक्शन लेना पड़ेगा। इनके देश में रह के कुछ टेररिस्ट, कुछ क्रिमिनल इस हद तक कानून को हाथ में ले रहे हैं। कब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इनको अकोमोडेट किया जाएगा? ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगा।
आफ्टर ऑल इन सरकारों को रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना होगा। इस तरह बदमाशी, आज एक भारत के हाई कमीशन को रोक के सड़क पे बदमाशी से वापस भेजा गया, वीडियो मौजूद है ना, वीडियो तो वायरल है सारी। तो इंग्लैंड की सरकार को उस पर एक्शन तो लेना होगा ना। अगर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करते तो फिर भारत का शोर मचाना वाजिब है। और ऋषि सुनक और उसकी सरकार को इन चीजों को कंट्रोल करना होगा। अगर खालिस्तानी टेररिस्ट हैं और अगर आप टेररिस्टों को सेफ हेवन देंगे यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में, तो ये आपके अपने देश के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि टेररिस्ट का अपना एक एजेंडा होता है, वो किसी का हमदर्द नहीं होता, किसी देश को मानता नहीं है। तो ये हमें देखना होगा कि आगे कब ये सरकारें एक्शन लेती हैं, क्योंकि खालिस्तान इज नॉट एन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, नॉट ए ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। भारत में सिखों का क्या ह्यूमन राइट्स का इशू है भाई, कोई बता दे कि सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सिखों के साथ ज्यादती हो रही है, कहीं कुछ है नहीं है। तो फिर इन सरकारों को एक्शन लेना होगा। अमित भाई धन्यवाद। आरिफ जी, यूके की हालत खराब हुई है तो क्या यूके भी पाकिस्तान हो जाएगा या फिर पाकिस्तान सुधर के यूके को हेल्प करेगा? भाई यूके की हालत तो बहुत खराब है और यकीन माने अमित भाई, अब यहाँ रहने का दिल नहीं करता। और आपको मैं बहुत जल्द खबर दूंगा, बहुत जल्द यानी कुछ महीनों में खबर दूंगा कि अब मैं यूके में नहीं रहता। मैं सीरियसली मूव करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइफ, लिबर्टी मेरी फैमिली की बहुत खराब है और फ्यूचर फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे बच्चे जब जॉब करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए निकलेंगे तो इनको यहाँ पे जॉब मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी तो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं मिलेंगी। और बहुत ही हाल खराब है। यूके, यूरोप, यूके, अमेरिका, यूके, पाकिस्तान तकरीबन बन चुका है। यहाँ पे परसों ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकला है, सारे चीख उठे हैं। अब एक्सट्रीम राइट है ना, वो राइस पे है और वो अपने हाथों में चीज लेगा। फिर ये फिर कलर के ऊपर काम करते हैं, रिलीजन पे नहीं करते कि वो खाली मुसलमान को वो करेंगे, फिर वो सब ब्राउन कलर के लोगों को टारगेट करेंगे। तो थिंग्स लुक वेरी बैड। श्रीनिवास भाई धन्यवाद। नमस्ते आरिफ जी, वी लव यू, यू आर ए वेरी करेजियस एंड पैट्रियोटिक मैन, मोर स्ट्रेंथ टू यू। थैंक यू वेरी मच भाई। भाई यकीन माने बहुत डर लगता है, लेकिन ये है कि जो वादा किया है ना आप लोगों से कि सच का सफर नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। किसी दिन भी खबर आ जाएगी कि अब आपका ये यूट्यूब चैनल नहीं रहा, दो वजह से, या तो यूट्यूब डिलीट कर देगा या मैं डिलीट हो जाऊंगा। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी धन्यवाद भाई। सर व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग डॉक्टर जयशंकर रिप्लाई टू कनाडा? देखिए डॉक्टर जयशंकर जी ने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि आपने टेररिस्टों के लिए सेफ हेवंस बनाए हुए हैं, दुनिया जहां का टेररिस्ट। अब खाली भारत थोड़ी कह रहा है, बांग्लादेश कह रहा है कि हमारे जितने वांटेड टेररिस्ट हैं वो वहां पे बैठे हैं, जो क्रिमिनल हैं, जिनको कन्विक्ट किया गया है। और कनाडा कह रहे हैं हम मानते हैं कि ये क्रिमिनल है, लेकिन ये वापस जाएंगे तो इनको वहां पे सजा दी जाएगी। अरे तो सजा नहीं दी जाएगी जब आप कह रहे हो कि ये क्रिमिनल है, इन्होंने जेनोसाइड में हिस्सा लिया है, 71 के जेनोसाइड में हिस्सा लिया, वो सारे उधर बैठ के छुपे हुए बैठे हैं। कनाडा ने है ना खुला रखा हुआ है कि इतना $1 मिलियन शो करो, आओ रेसिडेंसी लो, रहो मजे से, 5 साल में नेशनलिटी ले लो। तो क्रिमिनल के पास तो पैसा होगा ना भाई। जितने चोर, डाकू, करप्ट, कातिल, टेररिस्ट जितने हैं उनके पास पैसा होता है, थक जाते हैं कनाडा मजे से। तो जयशंकर जी ने यही उधर कहा है कि भाई आपने सेफ हेवंस बनाया हुआ है, आपके पास अपना कोई प्रोडक्शन नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में कहा तो एक साहब ने कहा कि नहीं नहीं, कनाडा के पास बहुत तेल है, गैस है मुझे भी पता है। जब अलास्का भरा पड़ा है तेल से और गैस से, तो अलास्का कनाडा के साथ ही लगा हुआ है ना, आई नो दैट। लेकिन वो कोई एक्सपोर्टिंग पोजीशन में नहीं है। प्रोडक्ट क्या है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं? दुनिया जहाँ के एक तो चोर डाकुओं को जगह देते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर लेके आते हैं, इनका खजाना भर जाता है। दूसरा एजुकेशन बेच रहे हैं।
भाई जितना स्टूडेंट कनाडा में जा रहा है ना, कहीं नहीं जा रहा। अब अमेरिका ने 90,000 वीजे इश्यू किए हैं और अमेरिका भी बढ़ बढ़ के, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है। एक फॉरेन स्टूडेंट आता है, वो लाखों रुपया फीस जमा कराता है यूनिवर्सिटी को, फिर वहां रहने खाने पीने के खर्चे, इसका मतलब वो बाहर से पैसे लेके आएगा ना। एक स्टूडेंट इंडिया से आएगा अगर कनाडा अमेरिका कहीं भी, तो वो वहां पैसे पैसे उसके पास नहीं होंगे ना, वो इंडिया से ही पैसे ले जाकर उनके मुल्क में खर्चा करेगा, तो उनकी इकोनॉमी का पहिया चलता है स्टूडेंट्स की वजह से। कनाडा के जितने स्टूडेंट्स आते हैं ना, 40% इंडिया से आते हैं। जितना ग्लोबल स्टूडेंट आ रहा है कनाडा पढ़ने के लिए, 40% इंडिया से आ रहा है। अब जस्टिन ट्रूडो कह रहा है कि इंडिया इज सुपर पावर, ग्लोबल पावर, इकोनॉमिक पावर, हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं। तो आप अगर अच्छा रखना चाहते हैं ना, तो आप ये ओपनली में जाके बात नहीं करते, आप मोदी जी के कान में कहते, आप प्रूफ जो कह रहे हैं वो प्रूफ लाके देते। और फिर जो अगर कोई इंडिया से भी इन्वॉल्व है, तो आप मोदी जी आपको सपोर्ट करते हैं, इंडियन सरकार आपको मदद करती है उस मामले में, लेकिन आपने एक ग्लोबल इशू बनाया। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि ग्लोबल पूरी दुनिया को पता चला कि खालिस्तानी टेररिस्टों का भी एक इशू है, और उन टेररिस्टों को वहां पनाह मिल रही है, और इंडिया इज करेक्ट, और पूरी दुनिया इंडिया को इस मामले में सपोर्ट कर रही है। सिवाय ये अमेरिका ये वो, और अमेरिका देखें, कल जयशंकर जी की सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ मीटिंग थी। मैं देख रहा था कि ट्विटर, फेसबुक, पूरी दुनिया का मीडिया, सोशल मीडिया, इवन इंडिया के भी जो है गंदे वाले वायर और ये वो, कि सेक्रेटरी ब्लिंकन तो इसलिए मिल रहा है कि वो कनाडा वाले मामला को और टेररिस्ट नजर को जिसने मारा है उसके बारे में जयशंकर जी को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए मीटिंग की है। मेरे पास वो ईमेल आती है स्टेट डिपार्टमेंट से, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है स्टेट डिपार्टमेंट की ईमेल्स का। तो आज ईमेल आई है जिसमें वो मीटिंग जो सेक्रेटरी ब्लिंकन और जयशंकर जी की मीटिंग है उसका पूरा स्टेटमेंट आया है। उसमें यही था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन और जयशंकर जी की मीटिंग हुई, उसमें कई इश्यूज पे बात हुई, जिसमें G20 की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके हवाले से डिस्कस किया गया कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हुए थे डिस्कस, और उन पर आगे किस तरह काम करना है। दूसरा एक पॉइंट ये डिस्कस किया गया कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया से सऊदी अरब, दुबई, इजराइल से होता हुआ यूरोप तक जाएगा, उसके ऊपर हमारी बातचीत हुई। हमारे कुछ इकोनॉमिक इश्यूज थे उन पे बात हुई, और इन सब चीजों पे हमारी बातचीत हुई। ये खालिस्तानी टेररिस्ट का नाम तक नहीं था, उसके बारे में जिक्र तक उस स्टेटमेंट में नहीं था। ये ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज थी। डेफिनेटली उसमें उस टॉपिक पे भी बात हुई होगी। वो ना भी करता ब्लिंकन तो जयशंकर जी ने करनी थी कि भाई साहब ये क्या है, कब तक आप इनको, मतलब सेक्रेटरी ब्लिंकन को जयशंकर जी ने ये डेफिनेटली कहा होगा कि आपका यूएस नेशनल, एक ग्लोबल वांटेड टेररिस्ट पन्नू कनाडा में जाता है और वहां पे हिंदुओं को धमकियां देता है। वो हिंदू जो कैनेडियन नेशनल है उनको धमकियां देता है कि तुम सब कनाडा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। और आपने उसके साथ क्या किया, ये सवाल मस्ट उठाया होगा जयशंकर जी ने। तो बोलने के लिए अमेरिका कनाडा के पास इतना नहीं है जितना भारत के पास है। Modern craft. Canada will be out of the G7 group and India will be included. देखें, G7 है ना अब सिग्निफिकेंट नहीं रहा। G7 गोरों का एक अलायंस है, कॉलोनियल पावर्स का एक अलायंस है, जिसको दुनिया के बाकी मुल्क नहीं मानते। ये सारे, ये वो कंट्रीज हैं G7 के जिन्होंने पूरी दुनिया के गरीब मुल्कों से लूट मार करके अपना घर भरा है। एक मेरे दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी कल, तो वो कह रहे थे कि कल मैं लंदन में एक चोरों का सबसे बड़ा अड्डा है ना, वहां का विजिट करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कौन सा अड्डा है चोरों का? बोला रॉयल ब्रिटिश म्यूजियम। तो मैं भी हंस पड़ा। बोला वो म्यूजियम में दुनिया जहाँ का सारा चोरी किया हुआ माल रखा है, और नीचे फखर से लिखा है कि ये युगांडा से लाया गया, ये इंडिया से लाया गया, ये फला जगह से लाया गया। तो इन लोगों ने, ये जो G7 है ना, ये बड़े चोरों का अलायंस है। इनको बाकी दुनिया नहीं मानती, अब दुनिया का रंग चेंज हो रहा है। तो G7 मेरी नजर में अब वो इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है।
ध्रुव ज्योति रॉय, सर आपको क्या लगता है हाफिज सईद बहुत जल्द 72 हुरों के पास जाएगा? भाई कल एक खबर तो आज आई है, मैंने भी एक वीडियो बनाई है अभी, जिसमें मैंने कल वो रिलीज होगी, उसमें मैंने बताया है कि हाफिज सईद का बेटा गायब हो गया। अच्छा, मेरा इंप्रेशन ये था कि पाकिस्तान में जो लोग गायब होते हैं ना, मिसिंग पर्सन होते हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं जो कि बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर, जिनको आर्मी उठा के ले जाती है टॉर्चर करने के लिए, मारने के लिए। एक तो वो होते हैं, एक वो होते हैं जिनकी जो इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं और जिनकी जान खतरे में देख के उनको रख लेते हैं अपने पास। अब ये एक ऐसा फेनोमेना हो गया है कि एंटी इंडिया जो टेररिस्ट है ना, जिन्होंने पाकिस्तान, कनाडा वगैरह में पनाह ली है, वो लाइन से मरे जा रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में कितने ऐसे टेररिस्ट जिहादी मारे गए जो कश्मीर में टेररिज्म करते थे, कराची में और लाहौर में, और कितने आए दिन खबरें आती रहती हैं। इसी तरह कितने खालिस्तानी पाकिस्तान में मारे गए। कनाडा में वो नजर के बाद अभी पिछले हफ्ते एक और मारा गया था, जिसको बिश्नोई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी कि मैंने मारा है। तो ये एंटी इंडिया एलिमेंट का सफाया हो रहा है, जिसको ये रॉ के खाते में डालते हैं। जैसे कल बम धमाका हुआ, तो मजे की बात देखें कि पाकिस्तान मीडिया एक ट्वीट को हाईलाइट कर रहा है कि ये रॉ ने ट्वीट की है, और ट्वीट में ये लिखा था कि आपने हमारा डीएसपी मारा तो हमने आपका डीएसपी मार दिया। यानी कल बम धमाके में जो 60-70 लोग मरे हैं, उसमें एक डीएसपी भी मरा है। तो आपको याद होगा अनंतनाग में जो टेररिस्टों ने मुकाबला किया था भारत की फौज से, तो उसमें एक डीएसपी शहीद हुए थे। तो रॉ ने वो ट्वीट की है। अरे रॉ का तो कोई अकाउंट ही नहीं है। दुनिया की कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो ट्वीट पे इस तरह की बातें करती है? लेकिन पाकिस्तान में पता है, हाफिज, हमारा पुराना हाफिज जो आर्मी चीफ है, आसिम मुनीर, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो उसको खबर दी गई कि सर आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। तो उसने कहा रॉ की साजिश है, क्योंकि रॉ इतना इनके ऊपर छाया हुआ है कि इनको हर चीज में रॉ नजर आती है। ये कुछ इंडियंस हैं जो मामले को अब अपने हाथ में ले रहे हैं, और ये है कि हाफिज सईद का बेटा, आज सुबह खबर आई कि मारा गया था और उसको दफना दिया चुपचाप कुछ करीबी लोगों के साथ मिलकर आर्मी ने। अगर ये खबर सच्ची है तो फिर वाकई इनकी मैया तो मर गई है टेररिस्टों की। पन्नू जब आया था कनाडा में अभी, और जब वो बकवास कर रहा था, तो इसके हाथ कांप रहे थे। इनकी मैया तो मरी हुई है, ये तो डर के छुप के हाइडिंगों में रह रहे हैं इस वक्त। और अभी मामला और खराब होगा अगर यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा की सरकारों ने एक्शन ना लिया तो। हर हर महादेव। सर जब से इंडिया का नाम भारत होने चर्चा हुई है, पाकि बोल रहा है कि अगर इंडिया भारत नाम नहीं रखता है तो हम पाक का नाम इंडिया करेंगे। वाई? देखें, बात दरअसल ये है कि इंडिया का नाम भारत ही था और भारत ही है। भारत का नाम इंग्लिश में इंडिया है। मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि बेल्जियम जो कंट्री है, उसका नाम बेल्जियम थोड़ी है, उसका नाम बेल्जिक है फ्रेंच में, आखिरी में QUE, बेल्जिक। और फ्लेमिश जबान में बेल्जिया है, BELGEI। ये दो जबानों में, क्योंकि वहां की ये दो जबानें सबसे बड़ी हैं। 56% बेल्जियम की पॉपुलेशन फ्लेमिश स्पीकिंग है, और 38% पॉपुलेशन बेल्जियम की फ्रेंच स्पीकिंग है। इनकी जो पोस्टेज स्टैंप होती है उस पर भी बेल्जिक और बेल्जिया लिखा होता है, बेल्जियम नहीं लिखा होता। इनके पासपोर्ट पे, इनके आईडी कार्ड पे, इनके सरकारी डॉक्यूमेंट में, हर जगह। हम जब वहां रहते थे तो हम बेल्जियम थोड़ी कहते थे, आपस में बात करते थे तो जब फ्रेंच में किसी से बात करते थे तो बेल्जिक कहते थे। लेकिन दुनिया में बेल्जियम है ना। कल को लक्समबर्ग कहे कि हम अब बेल्जियम का नाम अपना ले लेंगे, तो वो ले थोड़ी सकता है। इसी तरह मैं जब बेल्जियम में रहता था
तो इंडिया को इंडिया नहीं कहते थे वहां पे, फ्रेंच जबान में इंडिया को आंध कहते थे, लिखा जाता था INDE। जब यूनाइटेड नेशंस में आप देखें जिनीवा में, जब इंडिया का डेलीगेशन स्पीच कर रहा होता है तो उसके डेस्क पे INDE लिखा होता है, आंध पढ़ा जाता है, आंध। वहां पे इंडिया, जब मैं नया नया गया था और मैं किसी बात पे अगर किसी से इंडिया कहता था तो वो नहीं पहचानता था, वो कहता था कौन सा कंट्री, मैं बताता था तो कहता था अच्छा आंध। तो हर जबान में मुख्तलिफ नाम के मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो अगर इंडिया भारत है तो इंग्लिश में इंडिया है भाई। पाकिस्तान में सब इसको हिंदुस्तान कहते हैं क्योंकि वो फारसी में है, हिंदुस्तान। तो मसला ये है कि पाकिस्तान इंडिया नाम नहीं रख सकता, ये अहम ही बात है, ताकि भारत अपना, तो भारत को नाम चेंज करने की जरूरत थोड़ी है, इसका नाम है ही भारत। जब आंध्र लिखता है यूनाइटेड नेशंस इंडिया के आगे, तो भारत का प्रेसिडेंट अपने आगे अपने भारतीय जबान में भारत लिखता है, तो इट कैन नॉट चेंज एनीथिंग। इट इज इंडिया इन इंग्लिश, भारत इन भारतीय जबान। एस सिंह जी धन्यवाद सर, प्लीज कीप ऑन courageous work. UK war gave options to all countries, leadership change will come slowly. Please have an interview with Sumit Peer. I already asked them for the same in their program. जी सुमित भाई से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं और वाकई काफी अरसे से बात हुई नहीं है। मैं दरअसल कुछ ना कुछ चीजों में फंसा रहता हूँ, इसलिए मैं इंटरव्यूज के लिए जरा अप्रोच नहीं कर पा रहा लोगों को, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सुमित जी का इंटरव्यू जल्द पेश करूं। एंड थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। ये मेरी अकेले की, किसी की अकेले की लड़ाई नहीं है, हमें मिल के ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हम लोगों को अपनी सरकार के साथ, अपने देश के साथ खड़ा होना है और ये मिल के लड़ाई लड़नी होगी। थैंक यू अगेन सर। कुणाल ठांकी जी, Sir, why Bharat is very poor at international lobbying? Pakistan is very active in international lobbying against Bharat. Why Bharat government is very poor in lobbying at the international level? देखें, दो चीजें हैं। इस वक्त भारत इंटरनेशनल लॉबिंग में इतना कमजोर नहीं जितना आज से कुछ साल पहले था। मैं जब यूनाइटेड नेशंस 90s में जाता था ना, मैंने आपको बताया है काफी बार, तो भारत का जो सिविल सोसाइटी के लोग आते थे ना वहां पे, क्योंकि एक तो सरकारी डेलीगेशन होते हैं यूएन में, एक सिविल सोसाइटी आती है जो पैरेलल अपने कंट्री के इमेज को आगे बढ़ाती है। जैसे पाकिस्तान के सैकड़ों लोग जाते हैं, तो भारत की सिविल सोसाइटी के लोग आते थे ना, तो हम जब यूएन में कैफेटेरिया में बैठे होते थे, अरे ये आरिफ साहब हैं, मुहाजिरों का केस लेके आए हैं पाकिस्तान में। अच्छा आप कौन है भाई? मैं जी फला प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मैं जी फला प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया से, मैं जी फला प्रोफेसर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो कांग्रेस सरकार ऐसे लोगों को भेजती थी जो भारत का केस कम, भारत के मुसलमानों का केस आगे बढ़ाते थे। हमें बैठ के समझाते थे, यार आप मुहाजिरों का केस उठा रहे हैं, इससे भारत का मुसलमान कमजोर होता है। अबे इंसान के बच्चे बनो साला, तुम लोग इधर भारत के लिए आए हो, मुसलमानों के लिए नहीं आए हो। वो भारत का मुसलमानों का केस का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? यानी वो चाहते थे कि पाकिस्तान को कमजोर होगा तो भारत का मुसलमान कमजोर होगा। और कुछ तो खुल के कहते थे कि भारत का मुसलमान जब भी तकलीफ में होता है तो पाकिस्तान को देखता है। अबे पहले ये बताओ कि तकलीफ क्या है भारत के मुसलमानों को? पाकिस्तान के मुसलमानों को देखो, कल 2 बम धमाकों में मरे हैं, सारे मुसलमान मरे हैं, और सारे ईद मिलादुन नबी वाले एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान मरे हैं। रोज वहां पे सैकड़ों लोग मर रहे हैं मुसलमान, तुम भारत के मुसलमानों। तो लॉबिंग में ये मसला था। आज भारत में देखें ना, इस ये यूनाइटेड नेशंस का सेशन जो चल रहा है इस वक्त जिनीवा में, उसमें जम्मू एंड कश्मीर की 2 लड़कियां आके वहां पे स्पीच करके गई हैं, डिटेल में कई कॉन्फ्रेंसेस में बोल के गई हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत की फॉरेन ऑफिस की अब देखो होता क्या है कि 65 साल से आप एक सिविल सर्विस को अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है,
हर सरकार अपनी सिविल सर्विस को एक माइंडसेट उसका बनाती है कि इस दायरे में रह के हमारी पॉलिसी ये है और इस पे काम करना है। अब वो जो कांग्रेस की अपॉइंटेड सिविल सर्विस थी जो मोदी जी को मिली, तो ये तो परमानेंट जॉब होती है ना। ये तो नहीं है कि मोदी जी ने आके सारे फॉरेन सर्विस और सिविल सर्विस वालों को फारिग कर दिया और नई सिविल सर्विस भर्ती की, उन्हीं से आपने काम लेना है। अब उस माइंडसेट को जो 15 साल 20 साल 30 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, जिस माइंडसेट के तहत, उस माइंडसेट को चेंज करने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो अब जाके लगातार कोशिशों से आज भारत की फॉरेन सर्विस में वो लोग हैं जो भारत की करंट सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे भारत की फॉरेन सर्विस लॉबिंग अब बेहतर हो रही है। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान शुरू से इस पे काम करता था। और दूसरा एक मसला ये है कि एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम भी तो है ना, जो जॉर्ज सोरोस वगैरह लोग चलाते हैं। और वो इकोसिस्टम जिसमें अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, डीप स्टेट अमेरिका की है, यूरोप की हैं, ये भी उस पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं कि पाकिस्तान आफ्टर ऑल इनकी सैटेलाइट स्टेट है अमेरिका की। पाकिस्तान अमेरिका के डिक्टेशन पे हर चीज करता है। हमारा आर्मी चीफ टॉयलेट जाता है तो अमेरिका की इजाजत लेके जाता है, भारत ये नहीं करता। तो वो डीप स्टेट, वो इकोसिस्टम अगेंस्ट भारत है। तो इसलिए आपको पाकिस्तान की लॉबिंग बेहतर लगती है कि वो पूरा एक इकोसिस्टम है। भारत की सपोर्ट में कोई इकोसिस्टम नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा बनता जा रहा है। हर्षरी जी, सर यूके भी सेम कनाडा की तरह ट्रीट करता है इंडियंस को, माइग्रेंट इश्यूज का क्या स्टेटस है वहाँ? कल ही मैंने इस पे पूरी डिटेल में एक वीडियो लगाई है। और माइग्रेंट्स इश्यू इस वक्त यूके को खा रहा है। और एक्सट्रीम राइट है ना, अब बहुत तेजी से इस पर आवाज उठा रहा है। और अब कंजर्वेटिव पार्टी, ऋषि सुनक की पार्टी भी इस पे काम कर रही है। इस साल के शुरू में एक रिपोर्ट आई थी जो ब्रिटेन की होम मिनिस्टर ने लगाई थी, जिसमें बताया था कि फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप हैं जो यूके में काम कर रहे हैं, जिसमें खालिस्तानियों का भी नाम था। और उस पर काम हुआ। फिर स्वेला ब्रेवरमैन ने लास्ट वीक जो स्पीच की है, उसमें उसने क्लियर अल्फाज में कहा कि मल्टीकल्चरलिज्म फेल हो चुका है, डाइवर्सिटी अब काम नहीं कर रही। और ये है कि हमें इन चीज़ों को चेंज करना होगा। जब होम मिनिस्टर लेवल पे ये बात होती है ना, तो अब चीज़ें चेंज होंगी। और आज सुबह हरमन सिंह साहब के ऊपर खालिस्तानियों ने अटैक किया, उनकी गाड़ी पे गोली मारी, का लाल कलर इनकी गाड़ियों पे डाल दिए, और लगातार इनकी फैमिली पे अटैक हो रहा है। तो पुलिस गई है। अभी मेरी 1 घंटे पहले जब हरमन साहब से बात हुई तो उस वक्त पुलिस वहां पे मौजूद थी। और देर से ही लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो पीसफुल है, ये इनको भी पता है, साबित हो चुका है। इंडियंस के ऊपर कभी जिहादी अटैक करे, कभी खालिस्तानी अटैक करे, ये इनको नजर आ रहा है। तो कब तक, ये लेट्स वेट एंड सी। रोजर मंगेला जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच भाई। मनस विश्वास जी, टुडे अनदर अटैक हैपेंड एट केपीके, प्लीज शेयर योर ऑब्जर्वेशन। देखिए, केपीके के हवाले से मैंने साफ अल्फाज में आपको बता दिया था कि केपीके पाकिस्तान से निकल चुका है। पाकिस्तान इस वक्त ना बलूचिस्तान के लिए परेशान है, ना सिंध के लिए। पाकिस्तान की आर्मी केपीके के हवाले से बहुत स्ट्रेस में है, इसलिए कि केपीके इनके कंट्रोल से निकल गया है। इमरान खान के ऊपर हाथ डाल के केपीके में सबसे ज्यादा इमरान खान की सपोर्ट है। कल परसों एक सर्वे हुआ, 60% लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया उसमें, केपीके से 60%। बाकी वहां पे एएनपी, बाचा खान की पार्टी, मंजूर पश्तीन की पीटीएम, ये सब भी प्रो अफगान है। तो जिस दिन तालिबान से छेड़छाड़ हुई तो जंग अटक के इस तरफ होगी। अटक बॉर्डर है पंजाब और केपीके का, तो अटक शहर के तक अफगानिस्तान इमीडिएटली पहुंच जाएगा। ऑलरेडी फाटा वाटा में तो टीटीपी कंट्रोल कर रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी बात। और अटक से पंजाब के अंदर जंग होगी, ये मैं आपको बता दूं।
हर्षरी जी, सर भारत जोड़ो यात्रा 2 स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट से कर्नाटका जीते थे, क्या लगता है 2024 में भारत जीतेंगे? ये सब मेरी नजर में 0% चांस कि ये भारत तोड़ो यात्रा वाले कुछ कर लेंगे। 0% चांस। स्टेट इलेक्शंस की बात और होती है, फेडरल इलेक्शंस की बात और होती है। 2024 मोदी जी का है, ये तो आप अभी से लिख के रख लो। ये लोग तो किसी काम के नहीं है, आपस में मिल के बैठे हैं मजबूरन, लेकिन अभी दिल्ली दूरस्थ। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर के कितने कैंडिडेट हैं इस भारत तोड़ो यात्रा में। क्या ये कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी को घोषित करेगी? तो वो केजरीवाल कह रहा है मैं, तो ममता कह रही है मैं, तो अब स्टालिन भी लीडर बनने की चक्कर में वो भी बन रहा है मैं। तो ये है कि पहले तो ये कैंडिडेट कौन सा लाएंगे, फिर सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी? ममता क्या कांग्रेस को वहां पे कोई सीट देगी? क्या आधी सीटें कांग्रेस तुम रख लो, आधी हम, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। यही चीज अखिलेश यूपी में करेगा क्या? शिवसेना महाराष्ट्र में करेगी? कोई पार्टी कांग्रेस को कहीं अकोमोडेट नहीं करेगी। कांग्रेस तो कहेगी कि पूरे इंडिया के हर स्टेट में हमें कम से कम आधी सीटें दो। तो सीट एडजस्टमेंट में ये आपस में लड़ रहे होंगे। तो ये है कि अभी दिल्ली दूरस्थ, और मोदी जी के साथ पूरा इंडिया खड़ा है, पूरा भारत खड़ा है। मोदी जी का काम बोलता है। एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नीचे लेवल पे थोड़ा बीजेपी में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये कर्नाटका हार गए थे। लेकिन आई एम वेरी मच होपफुल कि ये चीज ठीक हो जाएगी। जब बीजेपी कैंडिडेट्स अनाउंस करेगी ना, तो उनको बड़ा एहतियात से ऐसे कैंडिडेट्स लाने होंगे जो प्रो जनता हो। दौलत सिंह योद्धा जी, सर पिछले 10-15 दिनों से कुछ ज्यादा ही उदास और निराश दिख रहे हो, आपको देखते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है। हाँ भाई, बात तो सही है आपकी, क्योंकि हैं कुछ क्राइसिस बहुत ज्यादा हैं, और अकेले हैं। बहरहाल कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हद से ज्यादा परेशानियां हैं, और नींद नहीं आती, इतनी स्ट्रेस में रहते हैं। और क्या अब आपको मैं बताऊं, बस ये है कि हैं चीजें, बहुत बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा मामला खराब है, और समझ नहीं आती, लेकिन लेट्स सी। कोहली 100 मारेगा। सर जी प्रणाम, ये अरब्स और पाकिस्तानी यूरोपियंस को परेशान कर रहे हैं। इफ राइट विंगर पावर में आया तो ये पूरी दुनिया खा जाएंगे यूरोपियंस। राइट विंगर तो इस वक्त यूके में है पावर में। ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी राइट विंग है। एक्सट्रीम राइट की बात करें तो लेट्स सी क्या होता है। बात इनके, अब देखें, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि आप एक सिविल वार को अवॉइड कर रहे हैं यूरोप के कई कंट्रीज में, इंडिया में। तो ये कब तक अवॉइड कर सकेंगे ये देखना होगा, क्योंकि जितना देर करेंगे इतना ज्यादा मामला आगे जाके खराब होंगे। लेकिन बहरहाल एक सिविल वार तो नजर आती है यूरोप में। अजीत कुमार सिंह राठौड़, आरिफ भाई सुना है रशिया अपनी डिफेंस बजट 70% इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, मैंने तो नहीं ऐसी कोई खबर पढ़ी। रशिया का डिफेंस बजट तो खैर सभी इंक्रीज कर रहे हैं, और रशिया इस वक्त एक जंग लड़ रहा है, और उस जंग से ये समझते थे कि रशिया को नुकसान पहुंचेगा। तो डेफिनेटली जंग से जो लड़ रहा होता है उसको नुकसान तो होता ही है, लेकिन जितना नुकसान यूरोप को हो गया है ना, वो इनके अंदाजे से बाहर है।
इन्फेक्टेड 420। सर, पाकिस्तानी अवाम आर्मी की खाल कब उतारेगी? भाई साहब, आर्मी की खाल उतारने के लिए बहादुर गैरतमंद लोगों की जरूरत होती है। पाकिस्तानी तो बेगैरत कौम है। परसों जो सर्वे हुआ है ना, उसमें पब्लिक से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा प्यार और भरोसा किस इंस्टीट्यूशन पे करते हैं। 88% पाकिस्तानियों ने कहा पाकिस्तान आर्मी पे। वो कौन सा फिलोसोफर था जिसने कहा था कि मुझे रहम आता है उन लोगों के ऊपर जो अपने ऑपरेसर की पूजा करते हैं। तो पाकिस्तानी वो कौम है जो अपने ऑपरेसर, अपने दुश्मन जिसने इन लोगों को तबाह किया हुआ है, जिसने इनकी जिंदगी हराम की हुई है, उस आर्मी से प्यार करते हैं। ये आर्मी से नहीं लड़ेंगे, कभी भी नहीं लड़ेंगे। इंद्रेश चंद्रा जी, क्या आपकी परेशानी पैसे को लेकर है? ये ये भी है। दो तीन चीजें हैं जिसमें ये भी है। देखें, आप लोग खुद मेरा यूट्यूब देख लें। 4 मिलियन व्यू थे मेरे, 4 मिलियन से ज्यादा थे जुलाई के। अगस्त का 1.5 मिलियन व्यू है। 1.5 मिलियन भी नहीं, 1.2 मिलियन। 3 मिलियन व्यू कम हुए। तो मैं तो आपको खुल के बता रहा हूँ ना कि मैं तो क्वाइट मच यूट्यूब पे डिपेंड करता हूँ। तो मैं वीडियो नहीं लगा सका था ट्रैवलिंग की वजह से। इसी तरह सितंबर बहुत बुरा जा रहा है। सितंबर में भी, आज 30 तारीख है, 1.5 मिलियन भी नहीं हुआ व्यू। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, मंथली खर्चा तो बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी है और सिक्योरिटी के हवाले से भी है मामला। लेकिन बहरहाल अकेले लड़ रहे हैं। जब सरेंडर उसी वक्त करेंगे जब सांस बंद हो जाएगी। इससे पहले सरेंडर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सिंह साहब। आरिफ सर, आई एम योर बिग फैन, रायान बलोच। सर, प्लीज डिस्कस द केस ऑफ सुद मूसावाला, व्हाई ही वाज किल्ड इन इंडिया, पंजाब। मुझे इसका इतना ज्यादा स्टडी नहीं है मेरी ये मूसावाला केस के ऊपर, इसलिए मैं बगैर स्टडी के ज्यादा वो नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मुझे पता है कि गैंग वार इज वेरी डेंजरस थिंग। अब सिसिली जो इटली का जजीरा है, जहाँ पे सारी गोड माफिया, गॉड फादर वगैरह होते हैं, माफिया पूरी दुनिया को पता है। आप गूगल पे भी माफिया, सिसिलियन माफिया लिख लें, वहां पे आए दिन गैंग्स आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं। यही हाल कनाडा में है। तो ये इंडिया में भी पंजाब में कुछ गैंग्स हैं जिनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मसला ये है कि पंजाब में इस वक्त आम आदमी की सरकार है, तो पुलिस उनके पास है, तो वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ये गैंग वार का मसला है सारा कुछ। पदम सिंह, आरिफ भाई, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशनशिप? भाई, क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। फ्यूचर तो उसका होता है जो होगा। पाकिस्तान होगा ही नहीं तो उसका फ्यूचर क्या होगा? अब आप बात करें कि अफगानिस्तान के रिलेशनशिप विद बलूचिस्तान, पंजाब एंड सिंध, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान अब एज ए कंट्री ज्यादा अरसा घिसिट नहीं सकता। आपको मैं बताऊं कि कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हमें चाइना और सऊदी अरब से 11 बिलियन डॉलर की मदद चाहिए। पाकिस्तान को 17-18 बिलियन भरने हैं दिसंबर तक, कर्जे और इंटरेस्ट की मद में। कहां से भरेगा भाई? 7 बिलियन पड़ा हुआ है खजाने में। इंपोर्ट बिल्कुल रोकी हुई है। तो यह है कि फ्यूचर होगा तो कुछ होगा ना भाई। इंडिया कब पीओके पर अटैक करेगा? ये तो इंडिया को पता, भारत को पता, भारत की सरकार को पता। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक जंग तो नजर आ रही है अफगानिस्तान से। और आज एक रशिया में कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है,
जिसमें अफगानिस्तान के नेबर कंट्री सारे जमा हुए थे, जिसमें पाकिस्तान भी था, उज़्बेकिस्तान भी था, ताजिकिस्तान भी था, चाइना भी था, रशिया भी था। उसमें तालिबान से कहा गया है कि आप अपने मुल्क में टेररिस्टों को रीग्रुप ना होने दें और उनका सफाया करें। मैं समझता हूँ ये बयान पाकिस्तान को देना चाहिए। क्या अफगानिस्तान में चलो रीग्रुप हो रहे हैं, पाकिस्तान में तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और आज से नहीं 40 साल से हो रहे हैं। पाकिस्तान में टेररिस्ट बनाने की फैक्ट्रियां हैं। तो ये है कि अफगानिस्तान की तालिबान बड़ी क्लियर है अपने विजन में, और मैं समझता हूं कि ड्यूरेन लाइन का मसला हल होता नजर आ रहा है। और अगर ड्यूरेन लाइन के मामले पे अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग होती है तो फिर शायद पीओके का फैसला उसी वक्त हो जाएगा। अभी मेमन, मैंने यति नरसिंह आनंद जी को देखा था, वो बहुत अच्छे ज्ञानी गुरु और व्यक्ति हैं, और उनके हर टॉपिक पर सभी बात सच्ची होती हैं। वो बहुत अच्छे काम करते हैं, उनकी हमें बहुत ज़रूरत है। जी, एग्रीड एग्रीड। महाराज से मेरी भी बड़ी अच्छी बातचीत है, और बिल्कुल वो सच बोलते हैं। कड़वा बोलते हैं तो, लेकिन सच तो कड़वा होता है ना। तो बिल्कुल वो सच बोलते हैं, और ये सब चीज़ें तो हम देख रहे हैं। मैं यति जी को नहीं बुला सकता, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहूँ कल कर लूँ, लेकिन मैंने 3-4 महीने पहले यति जी की 2-3 वीडियो अपने प्रोग्राम में लगाई थी। तो यूट्यूब ने 1 हफ्ते के लिए मेरे चैनल को बैन कर दिया था और वार्निंग दी थी कि आप आइंदा अगर ये गलती करेंगे तो आपका चैनल परमानेंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो यति जी महाराज के साथ मजबूरी है। मैंने उनको फ़ोन किया, बताया उनको, तो उन्होंने कहा भाई हम तो डूबे हैं सनम, जो भी हमारी मदद करेगा वो भी डूब जाएगा। तो बिल्कुल मेरे ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम में बहुत ज़्यादा मसले हैं, एहतियात कीजिए। डायरेक्टर गजाली जी, आरिफ भाई नमस्कार। दीज खालिस्तानीज ट्राई टू प्रोवोक अवर सिक्स ब्रदर्स बट दे डोंट टॉक अबाउट मैनी हिंदूज और सिक्स दे किल्ड इन 80s। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ अजीज दोस्तों, प्रोग्राम अब वाइंड अप करें, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। ये जेनिल गांधी जी का सवाल लेते हैं। सर, इज ऋषि सुनक इंडियन सपोर्टर एज ही इज नॉट सपोर्टिंग इंडिया इन द खालिस्तानी टेररिज्म? ऋषि सुनक इज ए हिंदू बाय रिलीजन, लेकिन वो इंडिया सपोर्टर नहीं है, वो यूके सपोर्टर है। इंडियन और हिंदुओं का ये एक बड़ा अच्छा वो है कि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस कंट्री के वफादार होते हैं उसके वफादार रहते हैं। ऋषि सुनक इज ए ब्रिटिश नेशनल और इलेक्टेड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। वो इंग्लैंड के मफाद में देखता है। खालिस्तानी गुंडे हैं, टेररिस्ट हैं, और यहाँ पे काफी हजारों की तादाद में। तो फिर जरा एहतियात वो कंट्री करता है, कुछ पॉलिसी, जैसे जिहादी, जिहादी भी एक फैक्टर है यूके में। बहरहाल इनको इसको इस मसले को उठाना होगा, ये इसके अलावा कोई चारा है नहीं। श्रीनिवास जी धन्यवाद। विल यूएस एंड यूरोप, स्पेशली यूके, जर्मनी एटसेट्रा, फिक्स देयर इलीगल माइग्रेंट्स प्रॉब्लम? We feel happy that Europe and USA are getting weakened, but not good for world in long term. Agreed भाई, agreed. पूरा इंटरनेशनल सिस्टम इन कंट्रीज ने चलाया हुआ है, तो जाहिर है इनका वीक होना दुनिया के लिए एक मसला तो बनेगा। लेकिन बहरहाल अल्टरनेट पावर्स भी स्ट्रांग हो रही हैं। और रहा सवाल के यूके, फ्रांस, जर्मनी, आज नहीं तो कल इनको ये स्टेप लेना होगा। आज नहीं तो कल। स्वीडन ने फौज बुला ली है, कल स्वीडन ने फौज सड़कों पे बुला ली है, क्योंकि वहां पे गैंग वार, माइग्रेंट्स सारी गैंग वार चला रहे हैं। गैंग वार और पब्लिक क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आफ्टर ऑल इनको ये माइग्रेंट्स का मसला सॉल्व करना होगा, वरना हल मामला इनके हाथ से निकल जाएगा। सक्सेना सुनंदा जी का आखिरी सवाल ले लेते हैं। आरिफ जी, रेफ्यूजीज आर ए बिग प्रॉब्लम इन मेनी कंट्रीज,
Pakistan declared that it will expel all the refugees. Is it possible? देखिए, पाकिस्तान को भी सोचना होगा। सबसे ज्यादा इस वक्त दुनिया में जो माइग्रेशन जिस कंट्री से हो रही है ना, वो पाकिस्तान से। लाखों लोग हर महीने निकल रहे हैं पाकिस्तान से। मैं एक पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा हूं ना भाई, वहां पैदा हुआ था ना। मैं यहाँ यूरोप में रह रहा हूं, तो क्या यूरोप अब मुझे कहेगा निकलो इधर से, सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान जाओ, इंडियन इंडिया जाओ? भाई एक ह्यूमैनिटेरियन चीज भी होती है। वो अफगानी जो 79 की जंग में पाकिस्तान माइग्रेट कर गया था, उस वक्त अगर पाकिस्तान में इसका कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो आज 42 साल का होगा, ज्यादा बल्कि 44 साल का होगा। उसके भी बच्चे हो चुके होंगे और उसके भी बच्चे हो चुके होंगे। तो क्या उनको ये कहना कि तुम वापस अफगानिस्तान जाओ? अब जो 1980 में अफगान रेफ्यूजी का बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ है, वो आज दादा नहीं तो बाप तो बना हुआ है ना। क्योंकि ये अफगानी ज्यादातर 20 साल की उम्र में अपने बच्चे की शादी कर देते हैं। तो वो पाकिस्तान बोर्न अफगानी जो दादा बन चुका है, उसको या उसके बेटे को या उसके पोते को आप किस मुंह से कहोगे कि तुम उस देश में जाओ जहां कभी गए ही नहीं तुम? जैसे मेरे बच्चे हैं यूरोप में पैदा हुए, फ्रेंच नेशनल हैं बाय बर्थ, उनको फ्रांस कहे कि भाई हम नेशनलिटी वापस ले रहे हैं, जाओ पाकिस्तान। तो कुछ ह्यूमैनिटेरियन चीजें भी होती हैं। ये तो पाकिस्तान को उस वक्त सोचना चाहिए था जब इन्होंने ये रेफ्यूजीज एक्सेप्ट किए थे। उस वक्त तो डॉलर आ रहे थे, उस वक्त तो ये अफगानी इनके लिए टेररिज्म की टीमें बनी हुई थी। इनको दुनिया भर में टेररिज्म के लिए, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर वगैरह में टेररिज्म के लिए भेजते थे, तब तो सही था। आज कह रहे हैं निकालो इनको, तो ये मैं हालांकि मेरे शहर इनका सबसे बड़ा टारगेट है, कराची। सबसे ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज कराची में, मिलियंस ऑफ लोग आर्मी ने डिजाइन के तहत कराची में आबाद कराए थे ताकि कराची की लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप को कंट्रोल कर सके। आज अगर इनको मसला हो रहा है तो उस वक्त तो सारे फायदे उठा रहे थे ना तुम लोग। आज किस मुंह से कह रहे हो कि तुम इनको निकालो? तो ये कि मैं समझता हूं कि इट्स इनह्यूमन। आप सारे रेफ्यूजीज को एक ही कैटेगरी में नहीं ले सकते। जो पिछले साल इलीगली पाकिस्तान आता है या इंडिया आता है, उसके लिए तो आप आवाज उठाएं। उनको तो आप वापस भेजने का, या इधर आते हैं जो, और फिर सबसे बड़ी बात, आप रेफ्यूजीज में भी जो क्राइम करता है उनको आप डिपोर्ट करो। अब सबको 1.1 मिलियन को हम निकालेंगे, ये पाकिस्तान कह रहा है 1.1 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को निकालेंगे। यार 1.1 मिलियन क्रिमिनल नहीं है यार, टेररिस्ट और क्रिमिनल थोड़े होते हैं। पावर उनके पास इतनी होती है वायोलेंस की कि इसकी वजह से वो ज्यादा लगते हैं। तो आप सबको एक ही लकड़ी से नहीं हाँको, देयर इज डिफरेंस। अजीज दोस्तों, 1 घंटा हो गया है, तो मैं समझता हूँ अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।